Hello students, welcome back to your channel. So this video is for my class 10th ICSE students, History and Civics Contemporary History, Chapter 11 Rise of Dictatorship. तो बच्चों डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे। अब हम डिक्टेटरशिप को हिंदी में हम तानाशाही कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कवर करा था एंड डिक्टेटरशिप से यूजुअली क्वेश्चन जो है वो मिक्स होके आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप समझने से पहले हमें याद होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल में दो कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, एक थी जर्मनी और एक थी इटली। तो इन्हीं दोनों कंट्रीज में डिक्टेटरशिप का तानाशाही का राइज हुआ। लेट्स स्टार्ट विद इटली। इटली में डिक्टेटर जो आया उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी और उसकी पार्टी का नाम था फैसिज्म। फैसिज्म का मतलब क्या होता है? जो वर्ड फैसिज्म है वो एक इटालियन वर्ड फियास्को से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है यूनियन या लीग। फैसिज्म का मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स टाइड टुगेदर। अगर आप सिंबल भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बंडल ऑफ रॉड्स टाइड टुगेदर विद एन एक्स। सो फैसिज्म का मतलब क्या है? ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जहां एक कंट्री की पावर किसी एक इंसान के हाथ में है। वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, वहां सिर्फ एक इंसान का रूल चल रहा है। एक इंसान, एक डिक्टेटर जो तानाशाही लेके आया उसका रूल चल रहा है और उसका रूल, उसके कहने मानना सबके लिए ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी है। उसे हम क्या कहेंगे? फैसिज्म। सो कॉजेस क्या थे इटली में? फैसिज्म क्यों आया? हम तीन कॉजेस करेंगे। सबसे पहला कॉज है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इटली ने एलाइड पावर्स ब्रिटेन और फ्रांस को ज्वाइन कर लिया था इस उम्मीद में, इस लालच में कि जीतने के बाद उसको बहुत ज़्यादा टेरिटरीज और लैंड मिलेगा, जैसे डलमेशियन कोस्ट और बहुत सारी टेरिटरीज। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई तो इटली को बहुत कम लैंड मिला, जैसे साउथ टिरोल और ट्रेंटिनो। एलाइज ने इटली की डिमांड इग्नोर कर दी। इटली को बहुत गुस्सा आया कि मुझे प्रॉमिस तो बहुत सारा किया था लेकिन मुझे दिया क्या? सिर्फ साउथ टिरोल और ट्रेंटिनो। इटली के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। दे फेल्ट बिट्रेड। उन्हें लगा कि उनके सोल्जर्स ने इतना सैक्रिफाइस किया पर फिर भी इटली को रिस्पेक्ट नहीं मिली। इस डिससैटिस्फैक्शन की वजह से लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ चुका था। उन्हें लगने लगा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो इटली की लॉस्ट ग्लोरी वापस लाए। और तभी बेनिटो मुसोलिनी ने फेसिस्ट पार्टी के थ्रू पावर ली और उसने प्रॉमिस किया कि वो इटली को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ट्रीटी का बदला लेगा। सेकेंड कॉज वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इटली में वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसी सिचुएशन थी, वॉर के टाइम इटली ने बहुत पैसा खर्च किया और कर्ज ले लिया था। वॉर के बाद इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कम हो गई, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी बढ़ गई। प्राइजेस वर इंक्रीजिंग, प्राइजेस बढ़ने लगे, महंगाई होने लगी, लोगों के पास बेसिक चीज़ें लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। फार्मर्स, वर्कर्स सब परेशान थे। ये सब मिलकर एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसमें लोग सरकार से नाराज़ हो गए थे और मुसोलिनी जैसे लीडर्स को सपोर्ट करने लगे जो स्ट्रॉन्ग इटली बनाने का वादा कर रहा था। थर्ड कॉज इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने पहले ही बताया आपको कि लोगों का डेमोक्रेसी से, गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका था। इटली में वर्ल्ड वॉर वन के बाद वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी लेकिन वो वीक थी। वहाँ पे 6 कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, 6 टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। कोई भी वहाँ टिक नहीं पाई, कोई भी वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई बिकॉज लीडर्स सिर्फ अपनी पार्टी का फ़ायदा देखते थे, देश का नहीं। सरकार बार बार गिर रही थी, नए पीएम आते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से उठ चुका था। इस सिचुएशन में लोग सोचने लगे कि इटली को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो देश में ऑर्डर ला सके। तभी मुसोलिनी ने कहा कि सिर्फ फैसिस्ट पार्टी ही इटली को यूनाइट करके स्ट्रॉन्ग बना सकती है और लोग उसके पीछे चल पड़े। तो बच्चों, इस तरीके से राइज हुआ, राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली अंडर बेनिटो मुसोलिनी, और इस तरीके से इटली के अंदर तानाशाही डिक्टेटरशिप लाया मुसोलिनी। सेकेंड टॉपिक इज राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। तो बच्चों, जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप, तानाशाही हिटलर लेके आया, एडोल्फ हिटलर। उसकी पार्टी का नाम था नाजिज्म। कॉजेस क्या थे? फर्स्ट कॉज है
ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो बच्चों सिमिलरली जैसे इटली डिससेटिस्फाइड था ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करनी पड़ी। ये जर्मनी के लिए बहुत ही इंसल्टिंग ट्रीटी थी, क्योंकि जर्मनी को अपनी टेरिटरीज और कॉलोनीज छोड़नी पड़ी। उसकी आर्मी को सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स तक लिमिट कर दिया गया। जर्मनी को वॉर डैमेजेस के लिए $33 बिलियन का वॉर रेपरेशन अमाउंट लगाया गया, और सबसे बड़ी बात, जर्मनी को पूरे वॉर के लिए गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस ह्यूमिलिएशन ने जर्मन्स के अंदर गुस्सा और बदला लेने की भावना, बदला लेने की फीलिंग भर दी थी। लोग अब एक ऐसे लीडर को देख रहे थे जो जर्मनी की लॉस्ट प्राइड को वापस लेके आ सके। इस इमोशनल सिचुएशन का फ़ायदा उठाया हिटलर ने और डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की जर्मनी के अंदर। सेकेंड कॉज है बच्चों इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की इकॉनमी बिल्कुल गिर गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, प्राइजेस बढ़ने लगे, देयर वाज इन्फ्लेशन, बैंक्स बंद हो गए और लोगों के पास खाने के पैसे तक नहीं थे। वेमार रिपब्लिक जो वहाँ पे थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इस डेस्परेट सिचुएशन में हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वो जॉब्स देगा, जर्मनी को स्ट्रांग बनाएगा और ट्रीटी का बदला लेगा। लोगों ने उसे डिक्टेटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड कॉज इज फेलियर ऑफ वेमार रिपब्लिक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जिसे वेमार रिपब्लिक कहा गया, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत वीक और अनस्टेबल थी। हर कुछ महीनों में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही थी। कॉमन लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से उठ गया था। लोग सोचने लगे कि एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर ही जर्मनी को बचा सकता है। इसी सोच की वजह से लोगों ने हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से डिक्टेटरशिप का राइज हुआ इटली में और जर्मनी में अंडर मुसोलिनी एंड हिटलर। तो इनकी पिक्चर स्टडीज दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आ सकती है एग्जाम में। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि लिस्ट एनी 4 सिमिलरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट है टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल। दोनों ही लीडर्स हिटलर और मुसोलिनी टोटलिटेरियन रूल में विश्वास करते थे। दोनों का मानना था कि सरकार का पूरा कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ पर और लोगों की फ्रीडम को कम या ना के बराबर कर दो। सेकेंड, टू डिस्पाइज और हेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। दोनों ही लीडर्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों ही डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, हेट करते थे। थर्ड, टू होल्ड दैट स्टेट इज सुप्रीम एंड इट कुड सप्रेस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दोनों मानते थे कि कंट्री सबसे ऊपर है, कंट्री सबसे सुप्रीम है और कंट्री का अगर फ़ायदा हो रहा है तो कंट्री के फ़ायदे के लिए वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स और आज़ादी भी छीन सकते हैं। फोर्थ, टू अपहोल्ड 1 पार्टी एंड 1 लीडर। दोनों का मानना था 1 पार्टी सिस्टम और 1 लीडर, एक ही पार्टी और एक ही नेता होना चाहिए। फिफ्थ, टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। दोनों ही एग्रेसिव नेशनलिज्म में विश्वास करते थे, अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दूसरों से बेहतर समझते थे, और इम्पीरियलिज्म कि अपनी कंट्री को कैसे एक्सपैंड करें, कैसे दूसरे देशों तक फैलाएं, इसमें दोनों ही बिलीव करते थे, एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। 6th point, to regard war as an instrument for furthering national interest. दोनों ही ये मानते थे कि इंटरनेशनल पीस इज अ कॉवर्ड्स ड्रीम। दोनों को लगता था वॉर बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल। दोनों एक ऐसे रूल को सपोर्ट करते थे जो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक, कम्युनिज्म के खिलाफ और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप स्टूडेंट्स। आई होप you like this video. Do like, share and comment for more such videos.